हेलो गाइस, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है एक न्यू नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन आई है 22 दिसंबर 2020 को, जिसमें बहुत बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो आइए उन चेंजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 8 जो बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 7 जो है रूल 36 इन सब रूल 4, जिसमें आईटीसी के रूल के बारे में बताता है। तो इसमें जो 10% की कैप थी उसे हटा करके 5% कैप कर दी गई है। तो इस पॉइंट नंबर 7 की डिस्कशन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपके साथ की हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है आपकी जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने पर कि अगर आपने अपनी 3B फाइल नहीं करी है तो अब आप अपनी जीएसटीआर 1B फाइल नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म जीएसटीआर 1 if he has not furnished the details in form 3B for preceding 2 month। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और आपने प्रीसीडिंग 2 महीने की अपनी 3B फाइल नहीं करी है तो अब आप अपनी 1B फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर बी में कहते हैं कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको अपनी हर क्वार्टर में अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, तो और उसने अपनी फॉर्म 3B फाइल नहीं करा है ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, मतलब उस क्वार्टर का फॉर्म 3B फाइल नहीं कर रहा है वो प्रीसीडिंग क्वार्टर का, तो फिर वो अपनी 1B फाइल नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और प्रीसीडिंग 2 मंथ की आपने 3B फाइल नहीं करी है तो 1 नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और अपने प्रीसीडिंग क्वार्टर की 3B फाइल नहीं करी है तो आप 1B फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में आता है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी अंडर रूल 86B। रूल 86B जो है वो बेसिकली इसको समझने के लिए पहले सबसे पहले आपको रूल 86B समझना पड़ेगा, जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है रूल 86B, जो कि आपका अमाउंट अवेलेबल है इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो भी आपके क्रेडिट लेजर में अमाउंट पड़ा है उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है उसके ऊपर। तो ये क्या कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टुवर्ड आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी। मतलब जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उसको डिस्चार्ज करने के लिए आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आपका आईटीसी पड़ा है उसका 99% ही यूज कर सकते हैं, और जो बैलेंस 1% है वो आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। और ये किस केस में एप्लीकेबल होगा? जिनकी टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड करती है। उसके बाद ये बोलते हैं इन केसेस वेयर, ये किस केस में एप्लीकेबल होगा? वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिनकी टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई इन अ मंथ, किसी भी मंथ में एक्सीड कर जाती हैं 50 लाख रुपीज से, तो फिर उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा और वो अपने क्रेडिट लेजर का 99% ही यूज कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। बैलेंस 1% उनको अपना कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। और प्रोवाइड दैट दी सैड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई, ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, मतलब कि वो 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि इन्होंने इस प्रोविजन को लिंक करा है इनकम टैक्स से। वो कहते हैं कि दिस सेड पर्सन और प्रोप्राइटर हो, करता हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो या कोई भी उसके 2 पार्टनर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मेंबर मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशंस और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और उन्होंने क्या पे करा हो मोर देन 1 लाख रुपीज हैज इनकम टैक्स, अगर उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पे करा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब पिछले लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर इनकम टैक्स पे करा है तो 100% अपना आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं सेकंड नंबर पे द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड अ रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब उसका अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा था तो उसको उसका रिफंड मिला है मोर देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर उसको रिफंड मिला है अंडर क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54। और उसके बाद वो बोलता है कि
registered person has received a refund amount of more than 1 lakh rupees in the preceding financial year under clause 2, ये clause 1 of first proviso of subsection 3 है और clause 2 of first proviso of subsection 3 of section 54, ये zero rated supplies के केस में और ITC केस में जो आपको रिफंड मिलता है उसकी बात कर रहा है। अगर आपने मिला है 1 लाख से ज़्यादा तो आप 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। और फोर्थ डी पॉइंट बोलता है द रजिस्टर्ड पर्सन है डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टुवार्ड आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये मेनली कहना चाह रहा है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको देखना है कि उससे पिछले जिस मंथ में आप अपनी पेमेंट कर रहे हो तो उससे पिछले मंथ तक, मतलब कि उसके पीछे आपको देखना है कि आपने जो अपनी लाइबिलिटी पे करी है कैश लेजर से वो 1% से ज़्यादा पे कर दी है, तो फिर आप यहाँ पर 100% ITC अपना यूटिलाइज कर सकते हो इस मंथ में। उसके बाद बोलता है द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, PSUs है, लोकल अथॉरिटीज है या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, तो फिर वो अपना 100% ITC यूटिलाइज कर सकते हैं। Provide further that the commissioner or officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verification and such safeguards, मतलब ये कमिश्नर और ऑफिसर ये रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ई-वे बिल में एक बहुत बड़ा चेंज करा है इन दी साइड रूल्स इन रूल 138 इन सब रूल 10 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, मतलब 1 जनवरी 2021 से ई-वे बिल में चेंज हो रहा है। उसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है चेंज क्या है कि जहां पहले इन टेबल अगेन सीरियल नंबर 1 इन कॉलम 2 फॉर द फिगर्स एंड लेटर्स जहां पर 100 किलोमीटर्स था, अब उसको 200 किलोमीटर्स सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और इन टेबल अगेन सीरियल नंबर 2 सीरियल 2 में इन कॉलम 2 जहां पर 100 किलोमीटर्स था वहां पर 200 किलोमीटर्स कर दिया गया है। तो बेसिकली ये 200 किलोमीटर्स जो करा है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर 100 किलोमीटर का था, जिसमें 1 डे आपको मिलता था डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगर आप अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें 1 लाख इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट बाय शिप, तो अब यहाँ पर 200 किलोमीटर्स कर दिया गया है। मतलब पहले आपको एक दिन में 100 किलोमीटर जाना होता था, लेकिन अब आपको एक दिन में 200 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है और एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट के लिए आपको 1 एडिशनल डे मिलेगा। उसके बाद आता है इसमें इन दी सैड रूल इन रूल 138E होता है जब आप अपनी GST रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता है। तो उस केस में क्या बोला गया है कि इन क्लॉज बी फॉर दी वर्ड्स 2 मंथ दी वर्ड्स 2 टैक्स पीरियड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि जहां पर आपके वर्ड्स 2 मंथ थे वहां पर 2 टैक्स पीरियड शैल बी in clause B for the words 2 month the words 2 tax period shall be substituted 2 tax period कर दिया गया है। आफ्टर द क्लॉज C the following clause shall be inserted, namely अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है तो अब आप अपना ई-वे बिल भी आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, ई-वे बिल भी आप यूज नहीं कर पाओगे, कोई ई-वे बिल नहीं बना पाओगे। थैंक यू गाइस। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।